अब आ गए हैं बात मोमेंटम की। बड़ा अरसा हम लगे रहे क्वेश्चन मोशन को और फोर्स को, और लाजमी भी था न्यूटन के लॉज को भी। अब मोमेंटम की तरफ, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये मेरी बुक में थ्योरी के अंदर डेफिनेशन है, ठीक है। लोग डेफिनेशन लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मैं उसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो उसको डेफिनेशन समझता हूं, ठीक है। तो मैंने अपनी डेफिनेशन इससे लिखी है। तो मोमेंटम क्या है, इससे आगाज किया है। फिजिकल क्वांटिटी होती है व्हिच गिव्स क्वांटिटी ऑफ मोशन, जो के मोशन की मिकदार बताती है, उसको मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। क्वांटिटी व्हिच गिव्स क्वांटिटी ऑफ, हाँ जी, जो मोशन की मिकदार बताती है। याद रखें, अगर एक ट्रक है और वो एट रेस्ट में खड़ा है, उसकी वेलोसिटी 0 है, तो उसके नीचे लोग सोए भी रहते हैं क्योंकि उनको खतरा नहीं है कि ट्रक के अंदर मोशन की मिकदार है ही नहीं। तो मैस तो है, वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी 0 है तो फिर मोशन की मिकदार नहीं है जो उसको डरा सके। तो मोमेंटम एक्चुअली बताता है हमें कि ये बॉडी हमें डरा सकता है या नहीं, इसको रोकना या चलाना कितना आसान या मुश्किल है, रोकना या उसको चलाना। अच्छा जी, अगर एक फॉर एग्जांपल एक बुलेट है, गोली, ठीक है, एक बुलेट है, आप जानते हैं जब बुलेट फायर होती है उसका मैस तो बहुत थोड़ा है, मैस बहुत थोड़ा है। या इससे भी हम बात कर लेते हैं छोटी, कि किसी चीज का की वेलोसिटी तो हो लेकिन मैस ना हो। जिस तरह फोटोन है, फोटोन आप देखें उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है लेकिन मैस नहीं है या बहुत कम है, ठीक है। इस वजह से हमें फोटोन का भी मैस है लेकिन मैटर की फॉर्म में नहीं है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, उसमें बात होगी। तो एक फोटोन का मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर हम देखें, इस तरह से देखें, तो उसका मैस जो है मैस इनटू सी, तो मैस उसका बहुत कम है, 0 के बराबर, और सी बहुत ज्यादा है, फिर भी मोमेंटम उसका फील नहीं होता, ठीक है। हमारे लिए क्लासिकली बड़े ऑब्जेक्ट्स पे उसका जो इम्पैक्ट है वो नजर नहीं आता, लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकली देखते हैं तो रेड, ब्लू या ग्रीन या वायलेट का जो फोटोन है वो, या एक्स रेज और गैमा रेज के फोटोन है, उनसे हम डिफरेंट इफेक्ट्स लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वेलोसिटी, सिर्फ मैस जो है वो मोमेंटम को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, सिर्फ वेलोसिटी भी मोमेंटम को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। दोनों मिलके फिर मोमेंटम या मोशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैस और वेलोसिटी अकेले अकेले मोशन की मिकदार मेजर नहीं कर सकते। किसी चीज की मोशन की मिकदार फाइंड करनी है क्लासिकली तो मैस और वेलोसिटी दोनों का होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन और मैस और वेलोसिटी दोनों से मिलती है, दोनों से हमें वो मिलती है। नेचर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय पी वेक्टर से लिखा जाता है। फार्मूला इसका पी इज इक्वल टू mv डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उधर मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। यूनिट इसकी न्यूटन सेकंड है, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, डायमेंशन mlt -1 है, ठीक है। ये थ्योरी में लिखी हुई है बात। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंस की, कि किस तरह से एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं या किस तरह से हमने इसका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले डिपेंडेंसेस देखें कि मैस पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी पे। अभी अभी हम देख के आए हैं कि P इज इक्वल टू mv। तो पहले हम देख लेते हैं, अगर मैस कांस्टेंट हो तो फिर P इज प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। दो बॉडीज है, उनका मैस सेम है, तो फिर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और उसको रोकना भी मुश्किल होगा। जैसे मैंने पहले कहा है कि मोमेंटम दरअसल क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मोशन की मिकदार है। जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उसको रोकना मुश्किल होगा, जितना मोमेंटम कम होगा उसको रोकना आसान होगा। तो अगर दो बॉडीज हैं, दोनों का मैस सेम है, दो कारें हैं, दोनों का मैस सेम है, तो फिर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, उसको रोकना मुश्किल होगा, ठीक है। इट मींस द फास्टर द ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, इसका मतलब जो फास्टर ट्रेवल कर रहा है द हार्डर इज टू स्टॉप इट, उसको रोकना मुश्किल है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी मिसाल कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। अगर स्पीड वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट हो दो बॉडीज की, फिर मैस देखना होगा। मिसाल के तौर पर एक कार है और ट्रक है, ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है, किसी एक रोड पे जा रहे हैं, तो किसको रोकना मुश्किल होगा? जिसका मैस ज्यादा है, उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसको रोकना मुश्किल होगा। समझ आ रही है? इस तरह के एमसीक्यू आते होते हैं, मुझे याद है कि आए थे हमारे दौर में। इट मींस इट इज मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप द मैसिव वन,
फिर भारी वाली को रोकना मुश्किल होगा। ये दो मिसालें, ये दो केसेस असल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, बच्चों को कैसे बताना है, हमने सिर्फ मैथ, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम नहीं बताना, हमें उनको ये बताना है ताकि उसको समझ आए कि असल में होता क्या है। अच्छा जी, मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इक्वल्स द अप्लाइड फोर्स। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जिम्मेदार फोर्स है। जब भी मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो जिम्मेदारी फोर्स पर होगी। ठीक है, मैं सीधा जा रहा था, किसी ने मुझे साइड मारी और मैं इधर हो गया, तो मेरा मोमेंटम किसने चेंज किया? उस एक्सटर्नल फोर्स। एक बात यहां पे याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए, मोमेंटम में चेंज एक का होता है, फोर्स दूसरे की होती है। मिसाल के तौर पर आपने फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो पढ़ी है, ये दीवार है, ठीक है, दीवार के ऊपर आप पानी फेंकते हैं, ये पाइप से ये पानी आया, ठीक है, और वो गिर गया यहां पर। मोमेंटम किसका चेंज हुआ? पानी का। पानी इधर जा रहा था, उसकी वेलोसिटी इधर थी, तो मोमेंटम भी इधर ही था। बाद में उसका मोमेंटम जीरो हो गया फाइनल। तो मोमेंटम में चेंज किसके जो मोमेंटम है उसमें चेंज आया है? पानी के मोमेंटम। फोर्स किसकी लगी है? वॉल। तो मोमेंटम दूसरे का चेंज होता है, फोर्स एक की लगती है। और अगर कोई आपसे पूछे कि चेंज इन मोमेंटम वॉल में आया है तो फोर्स किसकी लगी? पानी की। तो याद, हाँ, पानी की लगी, चेंज इन मोमेंटम उनका है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखें, फोर्स एक की होती है, मोमेंटम चेंज दूसरे का होता है, ये ज़हन में रखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ये जो फॉर्म हमने पढ़ी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, न्यूटन का सेकंड लॉ की, ये जनरल फॉर्म है, मोर जनरल देन द फॉर्म F इज इक्वल टू ma। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म लगती है जब फिक्स मास हो और फिक्स एक्सलेरेशन हो फिर लगती है। ठीक है, बिकॉज इट कैन इजीली बी एक्सटेंडेड टू अकाउंट फॉर चेंजेस एज द बॉडी एक्सलेरेट्स व्हेन इट्स मास आल्सो चेंजेस। लेकिन जब मास चेंज हो रहा हो तो फिर मुश्किल होगी इस फार्मूले को लगाने में। फिर हम वो जो अभी पढ़ के आए हैं जनरल फार्मूला, ये वाला, ये अप्लाई करेंगे। कैसे? एग्जांपल है, व्हेन ए रॉकेट एक्सेलरेट्स, जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, इट लूजेस मास बिकॉज इट्स फ्यूल इज बर्न्ड एंड इजेक्टेड टू प्रोवाइड ग्रेटर थ्रस्ट। ठीक है, तो फिर वहां पे उसके एक्सेलरेशन को कौन सा फार्मूला लगाएं? फिर यही लगाएंगे जो अभी हम पढ़ के आए हैं। क्यों? डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या होता है? m इंटू वी बार डेल्टा लगेगा ओवर डेल्टा टी। अब जो चीज चेंज हो रही है डेल्टा m इंटू वी ओवर डेल्टा टी। ठीक है, तो मास उसका कम होता जा रहा है, मास में चेंज आ रहा है। ठीक है, मैं देखें, अगर मास में कमी ना होती तो एक्सेलरेशन शायद ना आता। तो बेसिक जो सोर्स है वो मास में कमी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह मास में चेंज है। वो तो शुरू में दे दी, लेकिन अंदर जो फ्यूल है वो इग्नाइट, हाँ, वो इग्नाइट हो रहा है और साथ मास कम भी हो रहा है। इग्निशन का रेट सेम है, अंदर जो आग भड़क रही है उसका रेट सेम है, लेकिन मास कम होता जा रहा है, उतनी ही ताकत है, वो स्पीड अप होता जाए, एक्सेलरेट होता जाए। ऑब्वियसली होती है, लेकिन बेसिक सोर्स क्या है? जब वेलोसिटी देखें, अब ये एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी चेंज। लेकिन रॉकेट को हम ये क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उसमें से वेलोसिटी चेंज नहीं आ रहा, साथ मास भी चेंज हो रहा है। इस वजह से दिस इज, हाँ जी, दिस इज मोर जनरल फॉर्म। तो कोई आपसे पूछे कि सेकंड लॉ कौन सा है, आप कहेंगे तो F इज इक्वल टू ma है, और वहीं से असल में F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। भी फर्क क्या है? उन्हें कहा जी जहां पे मास चेंज होता है वहां पे फिर हम इसको लगाते हैं, जिस तरह रॉकेट में। सिंगल क्वेश्चन सिंगल आंसर सिलेक्शन पक्की। आगे चलो, आगे चलेंगे। स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज, तो ये मोमेंटम, ये टाइम, स्लोप क्या होता है जी? वाई एक्सिस में चेंज ओवर एक्स एक्सिस में चेंज, यानी कि डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, और ये किसके बराबर है? फोर्स के। ठीक है, इसका एरिया देख लें किस चीज के बराबर है, कुछ आता है? P ज़रब T बराबर है mvt, इससे कुछ निकलता है? mv क्या है? d बाय t इंटू टी कट के md, कुछ बनता है md से? कुछ भी नहीं बनता। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट चले। ओके जी, 100 किलोग्राम मैन, 100 किलोग्राम का एक आदमी है, जंप्स इनटू द स्विमिंग पूल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर, 5 मीटर की बुलंदी से जंप लगाता है।
5 मीटर की बुलंदी से h भी वही होगा, s भी। इट टेक्स 0.4 सेकेंड्स फॉर द वाटर टू रिड्यूस इट्स वेलोसिटी टू 0। तो इसको पानी में जब जंप लगाता है तो आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगा ना, तो पानी में उसकी वेलोसिटी 0 होती है कितनी देर बाद, कितनी देर बाद। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड, एवरेज फोर्स फाइंड करें, क्योंकि जाहिर है शुरू में जब वो स्विमिंग पूल में जंप लगाया, जोर से आवाज आई, उस वक्त के बाद फोर्स चेंज होती गई, ठीक है, फोर्स वेरी करती गई। तो एवरेज फोर्स फाइंड आउट करें। फार्मूला यही लगेगा जो अभी हम पढ़ के आए हैं, सोचें। देखें इधर मैं जो आपको करवाता हूं मेरे हिस्से का काम है, बाकी आपके पास बुक्स हैं दोनों, उनको मैक्सिमम सॉल्व करें। तो ये एक स्विमिंग पूल है और ये किसी फट्टे से ऐसे जंप लगा रहा है, ठीक है, ठीक है, ये इस स्विमिंग पूल में जंप लगा रहा है। ओके जी। अब कितनी हाइट से गिरा है, जाहिर है उसके पास एनर्जी होगी, और जब ये यहां पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, बाद की वेलोसिटी कितनी है, तो बाद की वेलोसिटी आप जानते हैं जब हाइट से गिरे तो 2g इनटू कवर्ड डिस्टेंस h या डेल्टा h है। ओ सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, वो उसके अंदर जाके 0 होता है, यहाँ पे पानी के अंदर जाके 0 कितनी देर, नहीं नहीं, पहले आपको ये तो पता हो कि यहाँ पानी में दाखिल होने से पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, समझ आ गई है। तो यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे जब खड़ा था। फाइनल वेलोसिटी जब पानी में एंटर नहीं हुआ, हाइट h पे, वो तो फाइंड कर ले, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी पानी के अंदर देर से रुकेगा, ठीक है, तो पहले ये फाइंड कर लें। तो 2 इंटू 10 इंटू h की वैल्यू कितनी है 5g, तो ये 100 का स्क्वायर रूट ये कितना बनता है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप वो फार्मूला लगाएं, F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T, यानी कि mv ओवर डेल्टा T, यहाँ पे वेलोसिटी फाइनल वाली आएगी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है बेसिकली है, mvf माइनस mvi था वो 0 आएगा, ठीक है। अगर हम, अच्छा आप यहाँ पे जब आप इसको डिस्कस करेंगे ना, आप जरा फिर से देखिएगा, जब यहां से वो एंटर होगा, अब इसको हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे और यहां पे जब रुकेगा वो उसकी फाइनल होगी। यहां से यहां तक एनर्जी गेन की है, ठीक है, तो यहां पे वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, इतनी। अब 10 यही हमने पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है, वो पुट करेंगे, उसके बाद यहां पे जाके 0 हो जाएगी फाइनल। अब इनिशियल ये है, फाइनल ये, ठीक है। अब यहां पे चाहे कोई भी पुट कर दें, mvf माइनस यूं कर ले, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे mvf माइनस mvi ओवर डेल्टा t। अब ये वेलोसिटी हमारे लिए vi है और अंदर यहां वाली वेलोसिटी 0 है। जब यहां पे 0 हो जाएगा फिर ये इनिशियल होगी, ठीक है, इट इज इनिशियल, तो ये 0 हो गई। अब ये बचेगी mvi ओवर t, कि m कितना है 100 किलोग्राम और v कितना है 10, और ये टाइम कितना 0.4, 0.4 को हम लिख सकते हैं 4/10, 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कितना आया, ये आ जाएगा 10,000 तक़सीम में 4, तो ये 2500 फोर्स की यूनिट न्यूटन आएगी। तो दिस इज द आंसर।